Hello, good morning. Today I am going to show you the guidelines on the management of the recently diagnosed COVID-19 disease. I am Dr. Sandeep Kumar Aharwar, Associate Professor in the Department of Medicine in Government Medical College, Vidisha. So, what is this COVID-19? First foremost important is that first of all we have to recognize मतलब जल्दी से जल्दी उसको पहचानना बहुत आवश्यक है कि कोविड 19 है। फिर इसके बाद वो कौन सी लेवल पे है, कौन सी स्टेज पे है, तो उसको ट्राइज करना पड़ेगा। अगर उसको ज़्यादा सीरियस है तो उस हिसाब से अपन को आगे के लेवल पे भेजना पड़ेगा, आगे डिस्ट्रिक्ट या मेडिकल कॉलेज लेवल पे किसी पेशेंट को भेजना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम उसको डायग्नोज कैसे करेंगे, व्हाट इज़ डेफिनेशन क्या है कोविड 19 पेशेंट की। सो डेफिनेशन इज़ एनी सारी दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है दैट इज बिकॉज सारी मीन्स एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें बुखार हो, खांसी हो लास्ट 10 दिन से इतनी ज़्यादा हो कि उसको भर्ती करना पड़े, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नाउ सर्वेलेंस में हम जब जाते हैं, सर्वे करते हैं, तो तब डेफिनेशन कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं सारी को। Sari in a person is having history of fever, cough, requiring admission to hospital with no other etiology, मतलब कोई और etiology नहीं है, उसको फीवर और कफ है और साथ में उसको पिछले 14 दिन के अंदर इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो उसने, या वो हेल्थ केयर वर्किंग एनवायरनमेंट में रहा हो जहाँ पे और दूसरे सारे के पेशेंट रहे हों, या उसको अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम हो जो एकदम सडन डिटोरिएशन हो गए हों, यही कफ और फीवर वाले, तब हम उसको सर्वेलेंस की डेफिनेशन में बोलेंगे। पहले पॉइंट तो ये था सर्वेलेंस का, और दूसरा पॉइंट ये है कि पर्सन कोई रेस्पिरेटरी इलनेस का एनी डिग्री का हो, एनी सिवियरिटी को, जो पिछले 14 दिन की इलनेस में कुछ ऐसा एक्सपोजर हुआ हो, जैसे नंबर 1 क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ हो कंफर्म केस कोविड 19 से, नंबर 2 हेल्थ केयर फैसिलिटी कंट्री में ऐसी हो जहाँ पे कोविड 19 के पेशेंट रिपोर्ट किए गए हों। नाउ जैसे अपने इंडिया में रिपोर्ट कर ही रहे हैं, तो ये अगर पेशेंट को इस टाइप की प्रेजेंटेशन होता है, देन वी हैव टू लेबल दैम एज ए कोविड 19। नाउ व्हाट आर द क्लोज कॉन्टैक्ट्स, जो आपने पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया था, क्लोज कॉन्टैक्ट्स। नाउ क्लोज कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? क्लोज कॉन्टैक्ट्स वो होते हैं, नंबर 1 जैसे हेल्थ केयर एसोसिएटेड एक्सपोजर, मतलब हेल्थ केयर में जैसे डॉक्टर्स नर्सेज हैं उनको, या जो कोविड 19 पेशेंट की केयर कर रहे हैं उनके इस परिवार वाले, या जो वर्किंग हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हम लोगों के साथ वाले जो हैं उनके साथ वाले पेशेंट, या पेशेंट कोविड 19 कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में उनको साथ देखने कोई आया हो उनको, या फिर उसी वर्किंग एरिया में शेयरिंग क्लासरूम किया हो, कोविड 19 का पेशेंट हो क्लास में और दूसरे क्लास के क्लासमेट्स हैं उनको भी क्लोज कॉन्टैक्ट बोला जाएगा। फिर इसके अलावा ट्रैवल, अगर किसी कोविड 19 पेशेंट कंफर्म हुआ हो उसके साथ जो ट्रैवल किए जितने लोग हैं उन सबको क्लोज कॉन्टैक्ट्स कहा जाएगा। अगर कोई कोविड 19 पेशेंट है उसके घर के आसपास घर के जितने लोग उसके कॉन्टैक्ट में आए वो उन सबको भी क्लोज कॉन्टैक्ट कहा जाएगा। ना प्रेजेंटेशन क्या रहता है कोविड 19 पेशेंट का, कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो या तो माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर इलनेस से प्रेजेंट कर सकते हैं। सीवियर इलनेस जो होती है वो बहुत डेंजरस होती है, जैसे कि सीवियर निमोनिया है, ARDS है, सेप्सिस है या सेप्टिक शॉक है। इन सब का अर्ली रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है इमीडिएट पॉइंट ऑफ केयर में, ताकि हम उनको रैपिड एडमिशन कर सकें, रेफर कर सकें हायर सेंटर में, या उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। तो इसलिए ये डेफिनेशन डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहली चीज़ आती है अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस। अनकॉम्प्लिकेटेड यानी जिसमें कोई केवल फीवर से प्रेजेंट कर रहा है, खांसी से प्रेजेंट कर रहा है, सोर थ्रोट से प्रेजेंट कर रहा है, नेजल कंजेशन है, बॉडी एक है, मलेज है, हेडेक है, और उसको कोई सीरियस चीज़ें नहीं है, जैसे डिहाइड्रेशन नहीं है, पानी की कमी नहीं है, सेप्सिस नहीं है, सांस फूलना नहीं, ये सारे पेशेंट को बोला जाता है अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस। आजकल तो अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस से भी वो बोला जा रहा है कि नहीं प्रेजेंट कर रहा है, काफ़ी दूसरे सिम्टम से भी, बिना किसी सिम्टम के भी प्रेजेंट कर रहा है कोविड 19। ना दूसरी चीज होती है माइल्ड निमोनिया, जिसमें केवल निमोनिया है और कोई सीवियर इलनेस के साइन नहीं है। फिर सीवियर निमोनिया क्या होता है, जिसमें निमोनिया है साथ में रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा हो और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, और जिसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 90% से कम हो रूम एयर में।
नाउ ARDS क्या होता है? ARDS यही, अगर निमोनिया बहुत सीवियर हो जाए उसको ARDS बोल जाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक जगह इन्फेक्शन के साथ वो पूरे लंग्स में इन्वॉल्व हो जाए, पूरी लंग में एडिमा हो जाए, दैट इज नॉन एज पल्मोनरी एडिमा। और पल्मोनरी एडिमा का कॉमन कॉज जैसे हार्ट फेलियर होता है, अगर हार्ट फेलियर नहीं है और पल्मोनरी एडिमा हो गया उसको खांसी बुखार के बाद, तब हम उसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब इससे भी ज़्यादा एडवांस सिचुएशन अगर हो जाए किसी पेशेंट को, ये जैसे देखिए ARDS का एक्सरे, शुरू में देखिए केवल इन्फिल्ट्रेशन यहाँ ऊपर ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है, फिर बाद में 2-4 दिन बाद और एक्सरे किया, उसके सिम्टम बढ़ गए तो नीचे भी इन्फिल्ट्रेशन ये दिखने लगा यहाँ पे। ये उसका CT स्कैन पे किसी पेशेंट का कराया था तो उसमें ये इस टाइप के इन्फिल्ट्रेशन मिले हैं लोअर लोब्स में, यू कैन सी ये। और ये सजाइटस सेक्शन में ऊपर से नीचे तक पूरे में इन्फिल्ट्रेशन है। दिस इज द टिपिकल ऑफ ARDS। अब ARDS से भी एडवांस अगर कोई पेशेंट हो तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेप्सिस। मतलब ARDS में लंग में तो इन्वॉल्वमेंट है ही, लंग के इन्वॉल्वमेंट के कारण क्या हुआ, उसको बॉडी ने भी रिस्पॉन्ड किया, और बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया तो उस बॉडी रिस्पॉन्स के कारण दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होने लगे, जैसे ब्रेन इन्वॉल्व होने लगा तो उसके कारण उसको ऑल्टर्ड मेंटल, मतलब गफलत सी आने लगी, दिमागी गफलत आने लगी। किडनी में इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसको यूरिन आउटपुट कम हो गया। हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो बहुत तेज हार्ट रेट चलने लगी, और पल्स हम देखते हैं तो वीक हो गई है। अगर कोआगुलोपैथी मतलब ब्लड कोआगुलेशन फैक्टर डिस्टर्ब हो गए तो हम उसको लैब टेस्ट करेंगे तो BTCT और प्रोथोमेटाइम ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर प्लेटलेट कम हो गए। अगर उसको लीवर में इन्वॉल्व हो जाएगा तो बिलिरुबिन बढ़ जाएगा, या बाकी SGOT SGPT भी बढ़ जाएंगे। साथ में उसको एसिडोसिस हो जाए, जब तेज रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश हो जाएगी तो एसिडोसिस हो जाएगी, या रीनल फेलियर इटसेल्फ के कारण एसिडोसिस हो जाएगा। साथ में जब पेरिफेरल सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहाँ लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगता है, उसके कारण भी एसिडोसिस हो सकती है। सो दिस ऑल आर वेरी डेंजरस सिचुएशन, उसको बोला जाता है सेप्सिस। सेप्सिस से भी ज़्यादा एडवांस अगर पेशेंट और सीरियस हो गया तो उसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में ये सारी चीज़ें तो हैं ही, साथ में उसको ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। और ब्लड प्रेशर का एक और दूसरा अच्छा मेथड है, पेरिफेरल में सर्कुलेशन में उसका सही मेंटेन है कि नहीं, उसको बोलते हैं मीन आर्टेरियल प्रेशर, जो कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों को मिला के निकाला जाता है। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर लेस देन 65 हो गया, या सीरम लैक्टेट 2 से ज़्यादा हो गया, तो भी उसको सेप्टिक शॉक बोला जाता है। नाउ टेस्ट किनको करना है हमें? कोविड-19 पेशेंट है, सस्पेक्टेड है, तो कौन से सस्पिशन में है जिनको टेस्ट करना है? तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कहाँ से करना है। तो स्वैब आपको सारी क्लिनिक में सिम्टोमेटिक जितने कफ और फीवर वाले पेशेंट हैं जिनको भी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उनको लेना है। फिर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं जो कोविड-19 पेशेंट के, उन सबके सैंपल लेना है। फिर इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर हैं और जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के पेशेंट बनाए उनके भी लेना आवश्यक है, अगर उनको कोई सिम्टम नहीं है तो भी आपको लेना चाहिए। फिर इसके अलावा अभी एक और नई कैटेगरी बनाई गई कि जितनी प्रेग्नेंट वीमेन है 34 वीक से ज़्यादा हैं उनको अभी टेस्ट लेना है। फिर इसके अलावा अगर पेशेंट डायलिसिस पे है, कीमोथेरेपी पे है, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक द सैंपल ऑफ देम बिकॉज दे आर वेरी हाई रिस्क फॉर सीरियस कंडीशन ऑफ दिस कोविड-19 सीरियस इलनेस। नाउ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स नर्सेज जो कोविड-19 पेशेंट की केयर कर रहे हैं, उनकी भी टेस्टिंग आवश्यक है। इसके अलावा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट ए सिम्टम जिनको कोई सिम्टम नहीं है फिर भी आप उनको टेस्ट करना है, कौन कौन है ऐसे पेशेंट। उसके लिए आपको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट हैं उनको कोई जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं और उनको कोई सिम्टम नहीं है तो आइडियली उनको तो क्या करना है, क्वारंटाइन करना है। उनकी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, क्वारंटाइन करना है। अगर वो किसी फ्लैट में रह रहे हैं तो उनको अपने ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सेपरेट रूम में रहना है जहाँ सेपरेट उनका वॉशरूम हो, उनसे बाकी फैमिली मेम्बर को दूर रहना है। इसके अलावा अगर स्लम में हैं वो पेशेंट कॉन्टैक्ट्स तो उनको स्लम से उनको दूसरी जगह ले जाना चाहिए जहाँ सेपरेट एरिया हो, जहाँ किसी और पेशेंट से कांटेक्ट ना हो। जैसे हमारे विदिशा में SCTI में इस टाइप की फैसिलिटी बना दी गई है कि अगर कोई बहुत हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से कोई कांटेक्ट आया है तो उनको वहाँ रख देंगे। फिर इसके बाद हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स में भी टेस्टेड 5th डे आफ्टर केयर। सो अगर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं फिर भी आप 5वें दिन उनको टेस्ट करना आवश्यक है। इसके अलावा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स कोमॉर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ या COPD कोई भी पेशेंट है तो उनको भी टेस्टिंग करना आवश्यक है।
इसके अलावा कुछ और नई गाइडलाइंस आई हैं, जैसे जो भी पेशेंट को आप ऑपरेशन करना है, जैसे सीजन सेक्शन करना है, डिलीवरी करना है, या कोई ऑपरेशन करना है, तो उसके जस्ट पहले भी आपको ये टेस्ट कोरोना वायरस का करना आवश्यक है। इसके अलावा जब ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा पेशेंट, डिस्चार्ज के जस्ट पहले भी उसको कोरोना वायरस की टेस्टिंग आवश्यक है। ये नई गाइडलाइन बताई गई है। नाउ टेस्टिंग के लिए सबसे पहली चीज़ तो जब एक्यूट इलनेस में पेशेंट आएगा या उसके कॉन्टैक्ट्स आएंगे जिनको कोई सिम्टम नहीं है, उनको देखने के लिए आप सीधे वायरल आरएनए या उनका वायरल एंटीजन देख सकते हैं। वो गले में या नाक में पोस्टीरियर वॉल में मिल सकता है। इसको टेस्ट का नाम दिया गया आरटीपीसीआर। और इसके अलावा ये शुरू के 7 से 14 दिन में पॉजिटिव रहता है। फिर 7 से 14 दिन के बाद उसके खिलाफ बनने वाले एंटीबॉडीज ब्लड में आ जाते हैं, जिनको बोला जाता है आईजीएम और आईजीजी। आईजीएम जो होता है वो अर्ली शुरुआत में यहाँ अपियर हो जाता है, एक्यूट फेज होता है, और आईजीजी लास्ट में अपियर होता है, लेकिन ये हमेशा पूरे लाइफ प्रेजेंट रहता है। तो जब भी कोई पेशेंट एक्सपोज्ड है और उसको हमें टेस्ट करना है कि उसको कोई सिम्टम नहीं है, पुराना था और उसको केवल आईजीजी आ रहा है, तो हम उसको ये बोलेंगे कि पहले इन्फेक्शन हो चुका है, अभी नहीं है, वो क्योर हो चुका है। इसलिए अगर दोनों आईजीजी आईजीएम आ रहे हैं मतलब उसको एक्यूट इन्फेक्शन है। और मान लो ये वायरल आरएनए पॉजिटिव है तो भी एक्यूट इन्फेक्शन है। तो ये टेस्टिंग के लिए एक ग्राफ है जिसमें आप ये 14 दिन के अंदर अगर ये आ रहा है तो एक्यूट है, 14 दिन के बाहर अगर ये आ रहा है तो वो रिकवर्ड हो चुका है। नाउ कलेक्शन स्पेसिमेन कहाँ से लेना है ये बता ही दिया है। आरटीपीसीआर के लिए फेरेंजियल से आप नेसोफेरेंजियल दोनों जगह से ले सकते हैं। अगर वो वेंटिलेटर पे है तो उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से सिक्रीशन ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लड कल्चर देख सकते हैं दूसरे बैक्टीरिया के लिए, साथ में अगर निमोनिया और सेप्सिस हुआ, कोई दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए भी आपको देखना है। सैंपल कलेक्शन के लिए पीपी किट पहन के जाना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, इसको पीपी बोलते हैं, वो पहन के जाना बहुत ज़रूरी है। नोस्ट्रिल और टॉन्सिल से नहीं लेना, बिल्कुल पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल होती है, जो लास्ट में वॉल होती है गले की, वहाँ से सैंपल लेना है। ऐसे ही नाक की सबसे लास्ट की वॉल होती है, वहाँ से सैंपल लेना है। और सैंपल इंडक्शन शुड बी अवॉइडेड, मतलब इंडक्शन नहीं करना है उसको। इंडक्शन यानी खांसी ना होना चाहिए उसको, अगर खांसेगा तो वो सैंपल पूरा बेकार हो जाएगा। जो हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट है उनको रिपीट सैंपल करना बहुत ज़रूरी है, हर 2-4 दिन में दोबारा करना। अगर नेगेटिव आ रहा है तो 2 से 4 दिन में दोबारा उसका सैंपल लेके फिर से टेस्ट करना चाहिए आइडियली। ना इमीडिएट पॉइंट ऑफ केयर क्या होती है, जैसे पेशेंट आपके पास पहली बार आएगा तो ट्रायज में आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे उसको सेपरेट एरिया में रखना है पेशेंट को। उनके जो भी पेशेंट इस टाइप के आ रहे हैं सस्पेक्टेड, उनको सेपरेट एरिया, सेपरेट ओपीडी होना चाहिए। इसके अलावा 1 मीटर की डिस्टेंस होना चाहिए बाकी सारे पेशेंट्स में। सबको कवर नोज और माउथ से कवर करना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं कर सकते छींकने और खांसते समय हाथ से कवर कर जो हाथ बाँह है उससे कवर कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे में इन्फेक्शन ना फैले। इसके अलावा हैंड हाइजीन करना बहुत ज़रूरी, पेशेंट जितने भी आ रहे हैं उनके सबका हाथ भी बार बार वॉश करना आवश्यक है। अब इसके अलावा ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, मतलब जो खांस रहे हैं पेशेंट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि दूसरों में ना फैले, उसके लिए क्या करना चाहिए, ट्रिपल सर्जिकल मास्क पहनाओ पेशेंट को। इसके अलावा सेपरेट सिमिलर क्लिनिकल डायग्नोसिस, अगर जैसे कोविड-19 के 3-4 पेशेंट है तो सबको अलग अलग रखना आवश्यक है, दूर रहना आवश्यक है। आई प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और लिमिट पेशेंट मूवमेंट, पेशेंट का मूवमेंट भी लिमिट होना चाहिए उधर से आके। इसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन मतलब जो पेशेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं, फिजिशियंस और डॉक्टर्स और नर्सेस, उनको पीपी किट पहनना आवश्यक है। पीपी किट में होता है ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क होती है, आई प्रोटेक्शन होते हैं, ग्लव्स होते हैं और गाउन। जब भी एंटर हों और बाहर निकलें तो हर पेशेंट, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जब जाएंगे तो हर बार एक नई पीपी किट पहनना आवश्यक है। इसके अलावा डिस्पोजेबल, आइडियली तो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट जैसे स्टेथो, बीपी का थर्मोमीटर, ये सब डिस्पोजेबल यूज़ करना चाहिए। नहीं है तो एटलीस्ट उनको डिसइंफेक्ट करेंगे, हर पेशेंट में एग्जामिन करने के बाद दूसरे पेशेंट में एग्जामिन करेंगे तो डिसइंफेक्ट करना है। इसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स जहाँ तक हो सके उनको टच ना करें, पेशेंट को दूर से ही एग्जामिन करें तो बहुत अच्छा होगा। और उन पेशेंट को बोलें कि जो डोर हैंडल हैं, लाइट स्विचेस हैं, उनसे दूर रहें, उनको कॉन्टैक्ट ना करें। जो भी जिस भी रूम में वो लोग रहें तो वहाँ एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, वहाँ पे पेशेंट इधर उधर मूव ना करें, अपने बेड पे ही रहें। इसके अलावा परफॉर्म हैंड हाइजीन मतलब बार बार हाथ धोना आवश्यक है। फिजिशियन और नर्सेज जो आ रहे हैं उनको
इसके अलावा एयरबोर्न प्रिकॉशन, मतलब पेशेंट जब छींकता है खांसता है तो एयरबोर्न प्रिकॉशन होते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें एयरबोर्न इन्फेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फैलने की आवश्यक है, वो बहुत ज़्यादा फैलता है वायरस। जैसे कई प्रोसीजर्स हैं, जैसे आप पेशेंट सीरियस हो गया, उसको इंट्यूबेट करना है, तो इंट्यूबेशन के समय बहुत तेज़ी से ये वायरस आसपास जनरेट होता है, ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कर रहे हैं, तब ये पीपी किट में सेकंड जनरेशन पीपी किट है, उसमें 2 टाइप्स ऑफ ग्लव्स, 2 लॉन्ग स्लीव गाउन होना चाहिए, आई प्रोटेक्शन होना चाहिए, N95 मास्क होना चाहिए, वेंटिलेटेड रूम तो होना ही चाहिए, साथ में नेगेटिव प्रेशर अगर रूम हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, और अननेसेसरी लोग उस रूम में ना आए तो अवश्य अच्छा रहेगा ना। प्रोफाइल एक्सेस देखते हैं हम कि जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो उनके कांटेक्ट में हैं उनको प्रोफाइल एक्सेस क्या दे सकते हैं ट्रीटमेंट के पहले। मान लो जो कांटेक्ट में हैं, जैसे हम लोग हैं, डॉक्टर्स या नर्सेज हैं, तो उनको प्रोफाइल एक्सेस देना बहुत आवश्यक है ताकि इनको इन्फेक्शन ना हो। तो ICMR ने नई गाइडलाइन सेट की है, उसके लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना है 400 मिलीग्राम BD फॉर 1 डे, पहले दिन देना है। फिर इसके बाद 400 मिलीग्राम वीकली फॉर 7 वीक्स तक देना है, मतलब पहले दिन 400 मिलीग्राम सुबह शाम, फिर हर हफ्ते 400 मिलीग्राम देना है 7 वीक्स तक। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके आसपास के जो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ होने की संभावना है, उनको यही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 3 हफ्ते तक देना है। अब ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है 15 साल से कम बच्चों को आप बिल्कुल भी नहीं देना, ये ध्यान रखें, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर उनको आई प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर उनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गई है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से, तो तब भी उनको ये नहीं देना है ना। जो भी पेशेंट आ रहे हैं सीरियस हैं तो उनको ऑक्सीजन थेरेपी आइडियली देना चाहिए। सिंपल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, सारी में है, तो उनको ऑक्सीजन देना चाहिए 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से, ताकि उनका सेचुरेशन मेंटेन रहे 90 से ऊपर। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट है तो उनका सेचुरेशन 95 से ऊपर मेंटेन करके रखना चाहिए। जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको फ्लूइड मैनेजमेंट आवश्यक है, लेकिन ओवर एग्रेसिव फ्लूइड्स ना दें ताकि उनको और लंग में कंजेशन बढ़े। साथ में जब भी पेशेंट आए तो उनको एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स देना आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में आसपास सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की चांस है। जो कोविड तो हो गया इन्फेक्शन, उसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए एम्पेरिकल एंटीबायोटिक देना आवश्यक है। स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो होता है, जब भी सिंपल पेशेंट आए उसको कोई इन्फेक्शन मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर ARDS हो गया है और सीवियर इलनेस हो गई है, वो ARDS हो गया, सेप्सिस हो गया, सेप्टिक शॉक, तब इन केस में सिस्टमिक स्टेरॉइड्स देना आवश्यक है। क्लोजली मॉनिटर करना है डेली उन पेशेंट को, अंडरस्टैंड कोमोरबिड कंडीशन, अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ें, तो वो भी साथ में आपको मैनेज करना है ना। हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी मतलब ऑक्सीजन कम हो गई और ARDS हो गए, तो उसमें कैसे ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए रिकॉग्नाइज करना है पहली चीज़ तो, और स्टैंडर्ड ऑक्सीजन थेरेपी देना है। इसके अलावा फेस मास्क से या रिजर्वाइक से देख सकते हैं, या प्रॉन्ग से दे सकते हैं, नेजल प्रॉन्ग से ना। हाई फ्लो नेजल कैथेटर ऑक्सीजनेशन, अगर स्लो ऑक्सीजन से नहीं हो रहा तो हाई फ्लो ऑक्सीजन देने से भी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है नाउ। और अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो इंट्यूबेशन करना है, इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन भी स्टार्ट करना है नाउ। ये हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए रिकमेंडेशन, अपार्ट फ्रॉम कार्डियोजेनिक पल्मोनरी शॉक, पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी और पेंडेमिक वायरलनेस, ये नो रिकमेंडेशन कोई दी नहीं गई है। रिस्क फॉर डिलेड इंट्यूबेशन, लार्ज टाइडल वॉल्यूम्स और इंजूरियस ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर्स ना। इंट्रोटेक्टिल इंट्यूबेशन किसी ट्रेंड पर्सन से ही कराएं तो बहुत आवश्यक है। उसको जस्ट पहले आप उसको पेशेंट को प्री ऑक्सीनेट करें 100% ऑक्सीजन से, क्योंकि इंट्यूबेशन करेंगे तो उस दौरान उसको स्पाज्म हो सकता है और ऑक्सीजन और कम हो सकती है। तो पहले प्री ऑक्सीनेट कर लें 5 मिनट के लिए, फिर इसके बाद इंट्यूबेशन ट्राई करें। इसमें खास चीज़ यही है कि टाइडल वॉल्यूम जो वेंटिलेटर का है वो काफ़ी कम रहना चाहिए, 4 to 8 ml, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम देंगे तब लंग, क्योंकि वैसे ही कंप्रोमाइज्ड है, लंग में इन्फेक्शन वैसे ही है, तो वो और डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लोअर रेस्पिरेटरी प्रेशर होना चाहिए और डीप सेडेशन देना चाहिए। साथ में एक और नई चीज़ है कि प्रोन वेंटिलेशन देना चाहिए मोर देन 12 आवर्स पर डे। प्रोन वेंटिलेशन आजकल बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, कि सीधे प्रोन मतलब छाती के बल लिटाने से उसमें ये ARDS जल्दी से ठीक होता है जब भी आप उनको इंटूबेट कर दिया है तो। मॉडरेट और सीवियर ARDS में हायर पीप यूज़ करना है, अगर माइल्ड है तो हायर पीप की ज़रूरत नहीं है। पीप यानी जो वेंटिलेटर की सेटिंग होती है, इसमें पोस्ट एक्सपिरेटरी प्रेशर होता है, वो लोअर पीप होना चाहिए।
अवॉइड डिस्कनेक्टिंग द पेशेंट फ्रॉम द वेंटिलेटर, मतलब बार बार उसको डिस्कनेक्ट करना आवश्यक नहीं है, जितना हो सके बिना डिस्कनेक्ट करे ही जो भी करना है, आपको सक्शन करना है या ट्रांसफ़र करना है तो कोशिश करें बिना डिस्कनेक्ट करें। अब सेप्टिक शॉक के लिए क्या करना है? सेप्टिक शॉक के लिए सबसे पहले ऐसा नहीं कि सीधे आप डोपामिन स्टार्ट कर दें, पहले 3 घंटे में आपको उसको आइसोटोनिक क्रिस्टलाइज सोल्यूशन देना है। उससे बीपी अगर इम्प्रूव हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं इम्प्रूव होता है देन यू हैव टू गिव डोपामिन और अदर वेसोप्रेसर्स जैसे डोबिटामिन है, डोपामिन है, ये सब बाद में देना है। अगर ऑक्सीनेशन प्रोग्रेसिव डिटोरेशन हो रहा है, चेस्ट फाइंडिंग्स और ज़्यादा डिटोरेट हो रही, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यू हैव टू स्टार्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओनली 3 to 5 days, एंड डोज इज मिथाइलप्रेडनिसोलोन 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे होता है। प्रेग्नेंट और सीवियर क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस हो गई प्रेग्नेंट पेशेंट, तो उनमें प्रेफरली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का बोला गया है। अगर आपको इन मैकेनिकल जैसे वेंटिलेटर पे लगा दिया है पेशेंट को और उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है तो उसके लिए वीनिंग प्रोटोकॉल जल्दी से जल्दी डेली असेस करना है कि जल्दी से जल्दी वीन कर सकें उसको, और मिनिमाइज कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सेडेशन यूज़ करना है, और डेली इंटरप्शन ऑफ कंटिन्यूस सेडेटिव इन्फ्यूजन होना चाहिए। रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के लिए ओरल इंट्यूबेशन इज प्रेफरेबल टू नेजल इंट्यूबेशन। पेशेंट को सेमी रिकम्बेंट मतलब 1 करोड़ लिटा के रखें। यूज़ क्लोज सक्शन सिस्टम, मतलब ओपन सिस्टम नहीं होना चाहिए। यूज़ न्यू वेंटिलेटर सर्किट फॉर ईच पेशेंट। रिड्यूस द जो वेंटिलेटर पे पेशेंट रहते हैं उनमें वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बहुत चांसेस रहते हैं, उसके लिए आपको लो वॉल्यूमेट्रिक हेपेरिन यूज़ करना है। इसके अलावा प्रेशर जब काफ़ी दिन तक लेटे रहेंगे तो प्रेशर सोर्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए पेशेंट को टर्न करें हर 2-3 घंटे में। इस पेट में भी छाले होने के चांसेस रहते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए उसको हो ना, उसके लिए हमें हिस्टामिन S2 जैसे एसिलॉक या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटाप्रोजोल साथ में यूज़ करना है। और आईसीयू रिलेटेड वीकनेस अगर हो रही है तब भी हमें उसको एक्टिवली जल्दी से जल्दी मोबिलाइज करना बहुत आवश्यक है। स्पेसिफिक कोविड-19 ट्रीटमेंट क्लिनिकल रिसर्च जो आजकल एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो आजकल यूज़ हो रही हैं कॉमनली, लोपिनाविर और रिटोनाविर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं।